नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। गुजरात को दी 6000 करोड़ की सौगात। अंबाजी के दरबार में झुकाया सिर, किया लंबा रोड शो। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जमानत याचिका हुई खारिज। केजरीवाल की बड़ी मुसीबत। अशोक गहलोत के बेटे पर ईडी का बड़ा एक्शन। वैभव गहलोत ईडी के सामने हुए पेश। फेमा मामले में मॉरिशस लिंक और विदेशी लेन देन पर पूछताछ। भारत ने यूएन में नहीं दिया वोट तो भड़की सोनिया गांधी। लिख डाला आर्टिकल, कहा दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं। गाजा बना खुली जेल। केरल ब्लास्ट मामले के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ। जांच में जुटी एनआईए। सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पिनराई विजयन ने घटनास्थल का किया मुआयना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी, जहां आज सुबह गुजरात के बनासकांठा पहुंचे और यहां अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, लंबा रोड शो किया। साथ ही पीएम ने कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं किसानों को मजबूत करेगी और जिले में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि वो जो वचन देते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष के ढीले रवैये पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी का 2 दिन का गुजरात दौरा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, वहां पर जाकर पीएम मोदी सीधे सोनिया गांधी को एक संदेश देना चाहते हैं। 31 अक्टूबर है कल। केवड़िया जाने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, यानी कि सरदार पटेल को जिस तरीके से पूरे गांधी परिवार ने मिलजुल कर दबा के रखा था, इतने बड़े नेता, भारत के जो यूनिफिकेशन है, एकीकरण, उसमें इनकी सबसे अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर से लेकर गोवा तक हर जगह पर पटेल की अहमियत थी भारत के एकीकरण को लेकर। सारे राजवाड़ों को एकीकृत किए। अगर पटेल नहीं होते तो नेहरू और खराब स्थिति कर दिए होते। लेकिन हुआ क्या? पटेल को ऐसे भारतीय इतिहास से धीरे धीरे खिसकाता जाता रहा, जिससे कि कांग्रेस में नेहरू परिवार के अलावा किसी और को अहमियत मिले ही नहीं। अब वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाई। आज पटेल के साथ वो खड़े हैं, वो कांग्रेसी नहीं हैं, लेकिन वो समझते हैं कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर जिन्होंने काम किया, जिन्होंने ये नेहरू खानदान की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, उनको सम्मान मिलना चाहिए इतिहास में। और आगे की पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है कि वो सरदार पटेल को समझे जाने। इसलिए गुजरात गए हैं और इस बीच कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना था, कुछ सौगात देनी थी, वो भी कर दिए। और तीसरा काम जो किए उसे कहते हैं पूजा अर्चना। जहां जाते हैं अपनी भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपनी आस्था का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं हैं जो अपनी आस्थाओं को, धर्म को दबाकर रखे रहे जब तक कि वो पीएम रहे। बाद में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों ने जो हिंदुओं के ऊपर सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया था, आज एक एक करके पीएम मोदी उसे बाहर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। जी, अगली खबर में बात शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये नारा लगाते रहे कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, पर ना ताले टूटे और ना ही मनीष सिसोदिया छूटे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ साफ इनकार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 336 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं, पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती। आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और यह झटका सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल के लिए कितना बड़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला था सुरक्षित रख लिया गया था, पहले ही प्रोसीडिंग हो चुकी थी। इन लोगों ने अपने अपने तर्क दे दिए थे, सबूत
जो पेश किए गए, यानी कि जो लीगल प्रोसीडिंग में होता है, कुछ नोटिंग करके दी जाती है और कुछ जिरह के समय में बताया जाता है। तो नोटिंग के लिए, पढ़ने के लिए जज साहब को समय चाहिए था। 13 दिन का समय लिया। उन्होंने सारी बातें पढ़ी जो ईडी ने अपने चार्जशीट में और कोर्ट के सामने रखी थी, जिसमें पता चला कि जो मनी ट्रेल की बात थी, ये तो मनी ट्रेल की बात सही है। ये ईडी ने ऐसे ही आरोप नहीं लगाया है, वो बता रहा है कि कैसे 100 करोड़ रुपया साउथ लॉबी से मिला, यहां पर अलग अलग वेंडर से इन लोगों ने वसूली किया और उस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां हुआ, यानी चुनावों में सिर्फ नहीं हुआ बल्कि इन लोगों के लिए भी हुआ। अब मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 6 से 8 महीने में इसकी ट्रायल पूरी करो, यानी कि 6 से 8 महीने के भीतर इस पर सजा हो जानी चाहिए। और इसमें तो जब सजा होने की बात होगी तो अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि सिसोदिया के पास अब एक ही उपाय बचा है और वो उपाय है दिनेश अरोड़ा या फिर रेड्डी की तरह अप्रूवर बन जाए। ये गवाह बनेंगे सरकारी कि हमने कुछ नहीं किया, ये सारा करा धराया जो है केजरीवाल का है, हम तो मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने हमसे जो कहा हमने वो किया। अब ऐसे में पता चल जाएगा कि सिसोदिया केजरीवाल के इशारे पर काम कर रहा था। इसलिए अगर अभी भी एहसान चुकाने के लिए मनीष सिसोदिया के पास कुछ है तो वो जेल के अंदर रहे। अगर उसे लगता है कि हमने अपने एहसान चुका दिया तो फिर केजरीवाल के बारे में सच बता दे, केजरीवाल जेल के अंदर जाएगा, सिसोदिया जेल से बाहर आएगा। बिल्कुल, तो मनीष सिसोदिया का बचना अब मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर भी ईडी का हंटर चला है। आज वैभव गहलोत पूछताछ के सामना करने के लिए दिल्ली ईडी ऑफिस पहुंचे। फेमा के उल्लंघन के मामले में वैभव बुरे फंस चुके हैं। ईडी विदेशी लेन देन और मॉरिशस लिंक की तलाश में जुटी है। पूछताछ से पहले मीडिया से बातचीत में वैभव गहलोत ने कहा कि ईडी का समन फेमा के तहत आया था। मैंने उनको कहा है कि फेमा से हमारा कोई संबंध नहीं है, विदेशों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो वहीं गहलोत के बेटे से पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। ईडी की रडार पर अब अशोक गहलोत के बेटे आ गए हैं। कितनी बड़ी मुसीबत है ये चुनाव से पहले अशोक गहलोत के लिए। 2 तरह की मुसीबत है। एक तो गहलोत परिवार के लिए है, क्योंकि ये वैभव गहलोत रडार पर नहीं है, रडार पर तो सीधे सीएम अशोक गहलोत हैं। बौखलाहट उनकी इसलिए है कि अगर वैभव गहलोत गिरफ्तार हुआ, उसने जो पूछताछ में बताया है, उसके बाद तो अशोक गहलोत का ही नंबर आने वाला है। अशोक गहलोत के भाई पहले से ही फंसे हुए हैं, अग्रसेन गहलोत। ये पूरा का पूरा परिवार अगर इतना ईमानदार है तो अशोक गहलोत कहते हैं कि हम तो एक साधारण से परिवार के थे, जादू दिखाया करते थे, छोटे मोटे काम किया करते थे। राजनीति में आने के बाद क्या ऐसा हो गया कि 400-500 करोड़ की संपत्ति आपके पास हो गई? अगर 400-500 करोड़ राजनीति में आके सामान्य तरीके से कमाया जा सकता है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बार गुजरात के सीएम रहे, यहां पीएम रहे, अभी भी उनकी संपत्ति इतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इन लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटा है। और अशोक गहलोत जब जब सीएम रहे तब उस समय, पहले के समय में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार रही और उनको इसका फायदा मिला। और अब जबकि एजेंसियों के पास सबूत है, करोड़ीलाल मीणा ने इनके ऊपर आरोप लगाए, शिकायत की, दस्तावेज दिए, तो अब इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। 2 बार पूछताछ हो चुकी है, यानी कि पहले 3 घंटे की पूछताछ हुई, फिर लंच ब्रेक हुआ, फिर से बुलाया गया, अब फिर से बुलाया जाएगा और उसके बाद पहले बेटे की गिरफ्तारी, फिर बाप की गिरफ्तारी होनी लगभग तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं सोनिया गांधी की, जिनका इजराइल हमास युद्ध को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और मोदी सरकार के यूएन वाले स्टैंड पर भड़की हैं सोनिया गांधी। दरअसल सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू के लिए एक लेख लिखा है। लेख तो लंबा चौड़ा है, काफी कुछ लिखा गया है, पर मुख्य बातों पर गौर करें तो इसमें कहा गया कि कांग्रेस का विश्वास है कि सभ्य दुनिया में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मोदी सरकार के रुख पर
भड़कते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस मतदान में शामिल नहीं होने का कड़ा विरोध करती है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के लोगों से इजराइल उस हमले का बदला ले रहा है जिससे उसका कोई मतलब नहीं है। इजराइल ने गाजा पट्टी को 1.5 दशक से खुली जेल बना दिया। इस वक्त मानवता की परीक्षा हो रही है। अचानक से क्या हो गया? सोनिया गांधी को इतना लंबा चौड़ा लेख लिख डाला? क्योंकि सोनिया गांधी को अब लग रहा है जहां जहां राहुल गांधी फेल होते हैं, सोनिया गांधी मैदान में आती है। अभी जो मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीनियों का समर्थन करना था, जैसे कि पिछली बार जो INDIA के लिए मीटिंग हो रही थी, तो पटना मीटिंग के बाद राहुल फेल, तो फिर सोनिया गांधी मैदान में उतरी, मुंबई में भी, बेंगलुरु में भी। उसी तरीके से जब ये सारे फेल हो गए, सोनिया गांधी को मैदान में उतारा गया कि अब आप आइए, अब बताइए कि कैसे कांग्रेस मुसलमानों के हित के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो अभी मसला है वो है विदेश नीति का। अगर सोनिया गांधी के पास थोड़ा भी अक्ल हो और वो पीछे मुड़कर देखें भारत की विदेश नीति को, चाहे नेहरू के समय में हो, शास्त्री के समय में हो, या फिर उसके बाद नरसिम्हा राव के समय में हो और मनमोहन सिंह के समय में हो। यही मनमोहन सिंह के समय सोनिया गांधी अपने दफ्तर से राजनीति करती थी और श्रीलंका में मानवाधिकार के मसले पर UN में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया। नतीजा क्या हुआ? श्रीलंका हमारे साथ दोस्ती तोड़कर चीन के गोद में बैठ गया। आज वही श्रीलंका है जो धीरे धीरे 9 साल में पटरी पर आया, भारत के साथ बेहतर संबंध बनाया और चीन को जो पहले से कई ठेके दिए हुए थे उसको कैंसिल किया। ये भारत की विदेश नीति मनमोहन सिंह के समय में रही। उससे पहले भी नेहरू के समय जो विदेश नीति थी उसका खामियाजा अभी भी हम UN के रास्ते ही गया था। कश्मीर का मसला जो कि LOC बना हुआ है, नहीं तो LOC नहीं बनता, पूरा कश्मीर हमारे पास होता। तिब्बत का मसला, चीन के पास अगर तिब्बत नहीं होता आज हम नेगोशिएटर होते कि चीन अगर तिब्बत को अपने साथ रखना चाहेगा तो उसे भारत से बात करनी होगी। ये इस विदेश नीति की बात करती है जो कि अभी विदेश और नीति का मतलब नहीं समझती होगी। इसलिए इनकी टीम ने कहा बस एक ही काम है, मुसलमानों को खुश करना है, तो इसलिए जरूरी है कि गजा के मसले पर आप इजराइल के खिलाफ बात करो, क्योंकि PM मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात केरल ब्लास्ट से जुड़ी। केरल के ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में हुए धमाकों पर जांच एजेंसियों का शक गहरा गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है। तो वहीं आज केरल के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में लोगों से विस्फोटों के मद्देनजर निराधार आरोपों, अटकल अभियानों और अफवाह फैलाने से बचने का आग्रह करने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही आज केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और जायजा भी लिया। क्या वाकई में इस ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन का हाथ माना जाए? देखिए, ये शक तो है और अगर पिनराई विजयन इतना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं एक आरोप के बाद, आरोप क्या लगा? राजीव चंद्रशेखर ने सीधे कहा कि इसमें हमास का हाथ है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमास का हाथ इसलिए कह सकते हैं, एक दिन पहले एक रैली हुई, उसमें हमास के आतंकी नेता को, जो पहले हमास का चीफ रह चुका है, उसको वर्चुअली जोड़े। ये जो जिस तरीके का वहां पर चल रहा है प्रदर्शन हमास के समर्थन में, उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमास के समर्थक लोग सरकार से मांग मंगवाने के लिए ये विस्फोट नहीं करा सकते? पिनराई विजयन ने कैसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई आतंकी संगठन का हाथ नहीं है? यानी कि पिनराई विजयन को पहले से इसके बारे में शक है। अगर ऐसा होता तो पिनराई विजयन कहते कि जांच के बाद पता चलेगा आतंकी संगठन इसमें शामिल है कि नहीं, हमास का हाथ है कि नहीं। क्योंकि अभी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है, और हम पूरी तरीके से हमास के खिलाफ हैं। अब तो इजराइल और भारत इस बात के लिए चर्चा भी कर रहा है कि हमास को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन घोषित करने में भारत भी अपनी भूमिका निभाएगी। इसलिए अगर हमास का हाथ है तो पिनराई विजयन को इसके लिए केंद्र सरकार को सीधे हरी झंडी देनी चाहिए। ये 20 सदस्यों वाली टीम बना के वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने समय तक
ये पीएफआई को पालने वाले लोग हैं, सिमी को पालने वाले लोग हैं। जितने आतंकी संगठन और कन्वर्जन रैकेट केरल में चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी या तो कांग्रेस की है या फिर वामपंथी पार्टियों की। सरकारें तो इन्हीं दोनों की रही है। तो अब ये दोनों ही पार्टियां जो है फंस चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें सहानुभूति तो है, लेकिन सभ्य समाज में हिंसा घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। अब सभ्य समाज में जगह हो या ना हो, लेकिन जो असभ्य समाज के लोग हैं उसको तो सजा से ही पता चलता है कि सब समाज में वो रहने के लायक हैं कि नहीं। इसलिए इन असभ्य लोग, बर्बर लोग जो अभी मध्यकालीन समाज में जी रहे हैं, पूरा अरब अभी मध्यकालीन व्यवस्था में जी रहा है, वहां तो लोकतंत्र के लिए भी ये लोग नहीं चिल्लाते कि शेखों का राज कैसे है, राजशाही कैसे है। तो इसलिए ये पिनराई विजयन अब या तो इस्तीफा दे दे या तो स्वीकार करे कि वहां पर हमने हमास को समर्थन दिया, हमने उन रैलियों को नहीं रोका। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर विस्फोटक स्थिति होगी और केरल में अब बड़ा एक्शन एनआईए का होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।